गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपको एक कंसेप्ट सिखाया और वो कंसेप्ट था कि हमारा जो लॉ है वो किससे किससे एग्जीक्यूट होता है, यानी कोई भी एक एरिया का लॉ सिर्फ एक्ट एग्जीक्यूट नहीं करता है। ओके, तो कौन कौन एग्जीक्यूट करता है, कौन बताएगा? यस, आप बताइए। हेलो, हाँ बताइए, एक एक्ट, एक लॉ जो है उसको कौन कौन एग्जीक्यूट करता है? एक लॉ किससे किससे मिलके चलता है? ये सीए में नहीं चाहिए ऐसे लोग, बिल्कुल भी चाहिए नहीं। पढ़ाया था ना मैंने, आप बताओ लास्ट में। वेरी गुड। पहला आता है एक्ट, दूसरा रूल्स और केस स्टडीज, केस लॉज जिसको बोलते हैं। ओके, याद है कुछ? फिर भूल गए? ये तीन कंटेंट ऐसे हैं जो हमारे एक्ट को चलाता है। अब यहां पे सवाल ये आता है कि एक्ट कौन बनाता है? पार्लियामेंट। रूल्स रूलिंग पार्टी, और केस लॉज जो है ये कोर्ट में चलते हैं। तीनों का अपना अपना रोल अलग अलग जगह पे है, तो इसलिए ये तीनों मिलकर कोई भी एक लॉ को चलाते हैं। अब सवाल आता है एक्ट का। अब एक एक्ट के अंदर, जैसे एक्ट क्या है? एक्ट इज अ सेट ऑफ रूल्स, राइट? लेकिन हम ये गावरानी भाषा हो गई, ये हो गई गावरानी भाषा एक्चुअली। तो इसलिए अगर मैं प्रॉपर उसको डिफाइन करूं, किसको बच्चे लोग? एक्ट को, तो ये एक एक्ट जो है वो किससे किससे मिलके चलता है, तो हम अभी वो देखने वाले हैं। तो लिखिए स्टूडेंट्स, यानी एक एक्ट के अंदर कितने जो भी रूल्स होते हैं उसको अपन रूल्स नहीं बोलते हुए क्या बोलते हैं, तो वो देखने वाले हैं। लिखिए, तो एक्ट किससे मिलके बनता है? कंटेंट क्या है उसके? पहला आता है सेक्शंस, यानी आज के बाद रूल्स नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? सेक्शंस। ठीक है, यानी जो भी रूल्स होते हैं वो सेक्शन वाइज बटे होते हैं। फिर सेक्शंस जो होते हैं उसके अंडर में अगर हमको और उसको डिवाइड करना है तो उसको बोलते हैं सब सेक्शन। यस, फिर सब सेक्शंस के अंदर और जाओ अंदर अंदर तो मिलते हैं क्लॉजेस। क्या मिलते हैं? क्लॉजेस। और अगर इसके भी अंडर जाऊं, सब और डीपली घुसूं, तो उसको बोलते हैं सब क्लॉजेस। यानी क्या सीखा? ये बच्चा है, ये उसके पापा है, ये दादाजी है और ये पर दादाजी है। क्लियर? समझा बच्चा लोग? ये बच्चा, ये पापा, ये दादाजी और ये घर के मुखिया। इस इन शॉर्ट एक रूल के अंदर, एक जो रूल होता है, एक एरिया का रूल एक एक्ट के अंदर होता है, उस एक्ट को हम रूल को सेक्शन बोलते हैं। उसके अंडर अगर हमको जाना है तो सब सेक्शन होते हैं। सब सेक्शन के अंदर जाओ तो क्लॉजेस, और क्लॉजेस के अंदर जाओ तो सब क्लॉजेस। यानी जैसे आपने सुना होगा धारा, धारा सुना होगा, धारा इसके तहत यानी सेक्शन। तो सेक्शन का सब सेक्शन होता है। जैसे एग्जाम्पल 2A। अब 2 यानी क्या हो गया? 2A, 2 क्या है? ए क्या है? 2A यानी 2 ये सेक्शन नंबर है, रूल नंबर 2, और A यानी उसका सब सेक्शन। और अगर इसके अंदर 2A का 1 नंबर, तो ये हो गया क्लॉजेस। क्या हो गई? ये क्लॉज। और इसके अंडर भी जाऊं और इसके अंदर जाऊं तो आता है सब क्लॉज। तो कुछ रूल्स यानी सब कुछ सेक्शन जो है इस तरीके से बंटवारा किए हुए हैं। समझा आपको? क्लियर? तो एक एक्ट जो है वो इस तरीके से बनता है। तो आज के ऊपर कोई पूछेगा रूल किससे, एक्ट किससे बनता है बताओ? सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉजेस एंड सब क्लॉजेस। ठीक है बच्चे लोग?
बात करते हैं हमारे बिजनेस लॉ की। जैसे कि आपने देखा कि एक जब भी देश के सामने कोई एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर प्रॉब्लम आया है तो उसके लिए बनाया लॉ। क्या बनाया? लॉ। और उस लॉ को बहुत सारे एक्ट, रूल्स, केस लॉज ने उसको एग्जीक्यूट किया, बराबर कि नहीं? उसी प्रकार देश का जो बिजनेस है, बिजनेस के अंदर अगर बिजनेस को सिस्टमैटिक चलाना है तो उसके लिए भी बिजनेस का लॉ होना चाहिए। और लॉ को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारे एक्ट बनाए गए हैं और वो एक्ट में से एक सबसे मेजर एक्ट आज हम शुरू कर रहे हैं, नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। लिखिए स्टूडेंट्स, तो आज से हम अपना फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट बिजनेस का लॉ। अब बताओ क्या पूरे बिजनेस को एक एक्ट सिर्फ चलाता है? तो मैं कहूंगा नहीं, एक बिजनेस को बहुत सारे एक्ट मिलके चलाते हैं। वो कौन से एक्ट है वो ही आपको इस सब्जेक्ट के अंदर सीखने को मिलेगा और नाम है उसका बिजनेस लॉ। यानी बिजनेस लॉ को एग्जीक्यूट करने जितने भी एक्ट आते हैं वो सब आपको इस सब्जेक्ट के अंदर सिखाए जाएंगे। और सबसे हाईएस्ट मार्क ICAI ने सबसे हाईएस्ट मार्क जो दिए हैं और सबसे मोस्ट कॉमन पॉपुलर जो एक्ट है और सबसे ज्यादा केसेस आने वाली एक्ट जो होती है, यानी आज अगर जज के सामने बिजनेस के 100 केसेस आते हैं तो पहले 95 केसेस इसके अंडर की आती थी, लेकिन अब उसको कम कर दिया गया है। वो कम क्यों किया गया है, कैसे किया गया है, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और वो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट बिजनेस को चलाने के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं, नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब जैसे ही मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलूं और 1872 बोलूं तो ये बात तो फिक्स है कि ये जो एक्ट है ये भारत देश के आजादी के पहले का है। तो आपके हिसाब से अब देखो हमारा जितने भी एक्ट बनाए गए हैं वो मोस्टली पहले 90% ब्रिटिश कॉमन लॉ से लिए गए थे। कहां से लिए थे? हाँ, ब्रिटिश कॉमन लॉ, BCL। बोलो क्या बोलोगे? कोई पूछेगा जितने भी एक्ट हमारे यहाँ बनाए गए हैं वो मोस्टली कहां से लिए गए हैं? BCL से, ब्रिटिश कॉमन लॉ। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा उसके अंदर चेंजेस आते आते चेंजेस होते गए और वो चेंजेस होते आज 60% ही सिर्फ ब्रिटिश कॉमन लॉ से रूल्स है, बाकी हमने खुद के बना लिए हैं। अब ये हमारा भारत देश आजाद कब हुआ था? 1947 में, बराबर कि नहीं? अब 1947 में अगर भारत देश आजाद हुआ और ये एक्ट बनाया हुआ है 1872 में, यानी ये बात तो फिक्स है कि ये जो एक्ट है ये अंग्रेजों के टाइम का है। अंग्रेजों ने बनाया कि नहीं बनाया पता नहीं, लेकिन अंग्रेजों के टाइम का है। मानते हो कि नहीं? मानते हो कि नहीं? अब ये अंग्रेजों को एक्ट बनाने की जरूरत क्या हुई? तो मैं आपको बता दूं, अंग्रेज जब यहाँ पे आए थे तो उनका मेन इंटेंशन व्यापार करना ही तो था, क्योंकि अंग्रेज जब आए थे हमारे इंडिया के अंदर तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आए थे, यानी इन शॉर्ट करने व्यापार आए थे। और उस व्यापार के अंदर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन चले रहना उनका काम बनता था, इसलिए उन्होंने उस समय पे भी अपने एक्ट बनाए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे आजादी के पहले भले पार्लियामेंट में अंग्रेज लोग बैठते थे, लेकिन एक पार्लियामेंट इंडिया की भी चलती थी कलकत्ता में, और ये जो एक्ट है वो वहां पास हुआ है। आपसे पूछा जाएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहां पास हुआ? तो इंडियन पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ है। कितनी हैरानी की बात है। अब सर ऐसे कैसे हुआ होगा? अंग्रेजों ने हमने तो दादा सुना था कि अंग्रेज आए थे, राज करके गए थे हमारे ऊपर, तो फिर हमारी केस चलती होंगी पार्लियामेंट। तो मैं आपको बता दूं, अंग्रेजों के पहले यहाँ पे राजशाही था। कौन था? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होती थी, याद है? राजाओं का अपना अपना अड्डा था। अरे भाई, है ना? जैसे आप अभी भी देखोगे तो किला है अपने यहाँ पे अकोला, पुराने अकोला में, क्योंकि पहले जब राजाओं का अपना अपना एरिया था, अड्डा था, उनकी प्रजा चलती थी और अपन उनके अंडर में आते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जब अंग्रेज पहली बार यहाँ पे व्यापार लेके आए तो राजाओं को लगा कि ये लोग तरक्की लाएंगे। क्या लाएंगे? तरक्की, इसलिए उनको आन दिया।
लेकिन आने के बाद भी राजाओं और अंग्रेजों के बीच में एक समझौता हुआ था। क्या हुआ था? समझौता। इसलिए आप देखो अंग्रेज कितनी भी ओचंटी बंदी करते कितनी भी, लेकिन राजाओं से नहीं खुजाते थे। आपने लगान मूवी देखी नहीं क्या? देखी लगान मूवी देखी ना? वो आमिर खान के ऊपर कितना भी उन्होंने जुल्म किया, लेकिन वो राजा जो बैठा था टोपी लेके, वो छतरी लेकर, उसका राज सिंहासन नहीं सीना। पूछो क्यों? उनको पता था कि ये लोगों की अगर ओचंडी में आ गई तो हमको निकाल देंगे, ये फिलहाल हमारा होल्डिंग हो जाए, उसके बाद कुछ आ रहा समझ में। तो इसलिए क्या हुआ था, उनके बीच में समझौता हुआ था, और समझौता होने की वजह से क्या हुआ, जो क्या बोलते हैं इसको, हमारा जो एक्ट था वो मतलब उस टाइम पे भी हमारा एक शासन चलता था, सब एक ही पार्लियामेंट थी पूरी इंडिया के अंदर कलकत्ता में, और उसमें हमारे ही लोग, इंडियन लोग, वो कोई भी इंडिया के कानून को अपने कन्वीनियंस से पास करते थे, और उसमें ये एक्ट पास हुआ है। इसलिए अगर कोई पूछेगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहाँ पास हुआ, तो कहा क्या बोलोगे इसको बेटा? इंडियन पार्लियामेंट पास हुआ कलकत्ता के अंदर। ठीक है, अब ये एग्जिस्टेंस में कब आया? ये आया 1 सितंबर 1872 में। 1 सितंबर 1872 में इसको पूरे देश के अंदर लागू किया गया, और ये एक्ट ने धमाका कर दिया। पूछो क्या धमाका कर दिया बच्चे लोग? बोलो बच्चे लोग। धमाका ऐसा कर दिया कि बिजनेस के लिए आज सबसे ज़्यादा केसेस जो आती है, बिजनेस के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए, हम लोग जो व्यापार कर रहे हैं, आज मैं खरीदने जा रहा हूँ खरीदने नहीं जा रहा हूँ ना, आज मैं खरीदी करने जाता हूँ, कुछ भी तुम खरीदी करने जाते हो, पैसा देखकर खरीदते हो, वो दुकानदार डर है, धोखा नहीं कर सकता, अपन अपने अंदर डर है कि अगर अपन ने उसको पैसे में नकली 500 का नोट दे दिया तो ये लोचे में लाना डाले। तो ऐसे बहुत सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन बिजनेस को प्रॉपर चलाने के लिए चलता है, वो चलता है इस एक्ट के थ्रू, जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्योंकि जब मैं दुकानदार से कोई गुड्स खरीदता हूँ, क्या खरीदता हूँ, और उसको बदले में पैसे देता हूँ, तो इट्स ऑल्सो वन टाइप ऑफ एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। अब एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, यही तो आपको इस लॉ के अंदर, इस एक्ट के अंदर पढ़ाना है, और वही आज से हम शुरू करेंगे। यानी इन शॉर्ट आपने क्या सीखा बच्चा लोग? आपने ये लाइन से ये सीखा कि मैक्सिमम डील बिजनेस के अंदर, चाहे व्यापारी छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो किसके अंडर में होता है? इसी के अंडर में होता है। आज मैक्सिमम जो भी कोर्ट में बिजनेस के लिए केसेस चलती है, उसमें हमारा जज भाई साहब जो है वो कौन सी बुक लेके बैठता है? ऐसे इतनी बड़ी मोटी बुक लेके बैठता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, और उसमें देखता है कि क्या प्रावधान है, और वो पढ़ के अपने चश्मा लगा के देखता है कि हाँ ये इसमें है क्या, हाँ ठीक है, तो ये प्रोविजन है, ये उसका पनिशमेंट है। तो ये फिर जज बोलता है कि सेक्शन 25 के तहत अक्यूज को, है ना, ये ऐसा था ना, अक्यूज को 5,000 रुपए का जुर्माना दिया जाता है। अब ये क्या है सर? ये क्या है? तो यानी इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जज आज के सामने जितने भी सिविल के मैक्सिमम केस आते हैं, क्योंकि ये सिविल एक्ट है, क्या ये मैक्सिमम केस आता है, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही आता है। आप चाहे जमीन खरीदो, आप चाहे कुत्ता खरीदो, डॉग्स खरीदते ना अपन, है ना, डॉग्स खरीदते नहीं, पेट नहीं पालते हो, फिर आप चाहे कोई भी चीज खरीदो, घर खरीदो, तो ये जो मैक्सिमम जो केसेस चलते हैं वो इसी के अंडर में चलता है। कार खरीदने जाओ, बस खरीदने जाओ, ओला खरीदने जाओ, तो जो भी डील हो रही है बिजनेस के अंदर, जो बिजनेस हो रहा है, इंडस्ट्री हो या कॉमर्स हो, वो सब इसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलता है। नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बोल तो क्या, एक प्रकार का व्यवहार, और व्यवहार तो बिजनेस में होता है। समझा आपको क्लियर? इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, और सबसे हाईएस्ट मार्क है आपको बिजनेस लॉ के अंदर, सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो है वो इसी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर दिया गया है। अब सर और कितने एक्ट पढ़ने हैं, वो एट लास्ट आज के सेशन में आपको नए पोर्शन का पढ़ाया जाएगा कि ICAI ने 100 मार्क जो पूरे कर दिए इस बिजनेस लॉ के ऊपर, तो आखिर कितने एक्ट बिजनेस के पढ़ाएगा हमको भूमि, बराबर कि नहीं? तो वो अपने को देखना है। ठीक है बच्चा, शुरू करें? चलो, तो अभी यहाँ पे सवाल आता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर टोटल कितने सेक्शन हैं। तो मैं अब इसके ऊपर बात करता हूं, पहले लिख लेते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है? और ये डाटा सब पढ़ते रहना, समझते रहना। हाँ, देखो सबसे पहले
कुल मिलाकर टोटल सेक्शन जो थे, टोटल सेक्शन इसके अंदर आते हैं, रूल्स नंबर टोटल थे, वो थे पहले सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 266। कितने बचा? सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 2 यानी 266 रूल्स। इसके अंदर सब रूल्स के सब रूल्स और सब रूल के सब रूल्स। समझा ना क्या हुआ? रूल्स के सब रूल्स यानी क्या? सब सेक्शन। सब रूल्स के सब रूल्स क्लॉजेस, और सब रूल्स के सब रूल्स के सब रूल्स के सब रूल्स क्या आएगा? सब क्लॉजेस। तो इसलिए ऐसे कुल मिलाकर 266 भागड़ मिले हैं। कितने हैं? यानी रूल्स। समझा आपको क्लियर? और ये 266 रूल्स के सब रूल्स मिलाकर तुमको सब पढ़ना ही है। अच्छा इतने पढ़ाओगे? बिल्कुल पढ़ाएंगे भाई, बिल्कुल। सर ये एक ठंडा करेगा बेटा, सीए पढ़ रहे हो, मजाक की बात थोड़ी नहीं, सही कि नहीं? तो ऐसे तो ना सीए बनता है कोई भी, तो उसके लिए सब करना पड़ेगा ना। लेकिन डोंट वरी, इसमें ही आपको 2-3 एक्ट हो जाएंगे। पूछो क्यों? देखो क्या था, जब हमारे इंडियन पार्लियामेंट के अंदर बिजनेस के लिए एक्ट बना चाहिए, ऐसे हमारे इंडियन जो वो थे सांसद लोग, कौन थे? उन्होंने ये हमारा एक्ट पास किया। कौन सा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में पास हुआ है ये, यानी आजादी के पहले। और इसमें 90% पहले बीसीएल थे। क्या थे? यानी ब्रिटिश कॉमन लॉ से 90% रूल्स उठाए गए हैं यहाँ पे। आ रहा कुछ समझ में? लेकिन अब वो 60% हो चुका है। पूछो क्यों? क्योंकि धीरे धीरे हमारे मिनिस्टर ने, हमारे मंत्रियों के दिमाग में भी थोड़ा आया, थोड़ा क्या आया? दिमाग आया। तो दिमाग आते खुद का दिमाग लगाते रूल्स में परिवर्तन करते अमेंडमेंट पास करते खुद के सेक्शन में भी बदलाव किए। लेकिन हालत क्या हो गई थी जब ये रूल बना था ना, तो आजादी के बाद बोलो या आजादी के पहले बोलो, कोई केस आया नहीं सिविल को। जज वाले को पता था, जज को कि पक्का ये इसका ही होगा। तो ये क्या होगा, वो अपनी इतनी बड़ी मोटी बुक जो बनाई थी, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिल मालूम है ना आपको? बिल पास होता है ना, याद है कि भूल गए? पढ़ा था ना, एक्ट कैसे पास होता है? रूल बुक होता है, एक्ट बोल तो जैसे ही कोई रूल सिविल का केस आया नहीं कि जज को पता था कि हाँ पक्का इसमें आएंगे। तो ये बुक इतनी मोटी बन चुकी थी क्योंकि 266 सेक्शंस, सब सेक्शंस, क्लॉजेस, और सोचो कितनी मोटी बुक होंगी, इतनी मोटी बुक होगी, इससे डबल बुक होगी वो। अब इतने बुक्स आके बेचारा जज परेशान हो गया था। क्या हो गया था? नालायक को बनाया क्या, सांसदों को बोलने लगे अंदर ही अंदर, बेचारे बोल नहीं पाते ऐसे, लेकिन बोलने लगे कोई केस आ रहा नहीं कि बस ये लेके जानी पड़नी पड़ी, रुको। ये क्या है नाटक भाई? काम क्या चल रही है? खराब काम चल रहा होते तो। क्योंकि बेचारा इतू से, देखो क्या होता है, कोई भी आपने एक्ट की बुक देखी है? नहीं देखिए, इतू से हैंडराइटिंग होते हैं। क्या होते हैं? यानी इन शॉर्ट तुम पढ़ो तो तुमको 10 नंबर का चश्मा लग जाए। चश्मा मालूम है ना? स्पेक्स नंबर का, हाँ वो लग जाए। किसी को नंबर का लगाओ भी है लेकिन बढ़ेगा। समझा? इसलिए इतनी मोटी रूल बुक और इतनी हैंडराइटिंग, उसमें सब क्लॉजेस ढूंढो। तो बेचारे जजों के सामने ना परिस्थिति बहुत गंभीर थी। बोलते अंदर ही अंदर मन में सोच रहा होगा जज कि बना के तो बैठे ये सांसद लोग, लेकिन काला मुंह हमारा कर दिया। एक तो क्या हुआ, इतना रूल डाल दिए कि हर व्यापारी कोर्ट केस करने लगा। नहीं तो देखो एफआईआर कब होती, मैंने आपको बताया एफआईआर कब होती है? जब एक्ट होती है। एक्ट नहीं है तो एफआईआर भी नहीं होगी। अब एक्ट सांसदों ने बना दिया चिल्ला पुकारी करके, आजादी के पहले ही हमारे। अब जब एक्ट बन गया है तो बिजनेसमैन की दलील तो सुननी पड़ेगी ना, किसको? पुलिस को। हर कॉमन पीपल, देखो बिजनेसमैन ही नहीं, इस एक्ट को हर कॉमन पीपल रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करता है। हम लोग करते हैं इसको। हम भले बिजनेसमैन नहीं है, हम प्रोफेशनल है, कोई भी है। तुम मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आए हो, फीस देके तुम पढ़ोगे मेरे पास, तो ये भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर प्रोविजन है इसकी भी। यानी इन शॉर्ट ये एक्ट ऐसा एक्ट है कि हर कॉमन मैन रोजमर्रा की जिंदगी में जो अपना बिजनेस लाइफ सर्वाइव करता है, वो लाइफ सर्वाइव करने के दौरान वो यूज करता है। बस उसको पता नहीं होता है कि हम इसके अंडर के पार्ट का यूज कर रहे हैं। आज जो हमको टीचर धमकी देते हैं, सर ऐसा कैसे निकालोगे, फीस दिए ना आपको हमने, तो ये जो ओचंटी पंती बच्चों की मुंह से आती है ना, ये कहीं ना कहीं जो टीचर जो सुनता ना, वो इसी की डर सुनता है। किसकी डर से? ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इट्स अ वन टाइप ऑफ एग्रीमेंट ऑल्सो।
अरे आ रहा क्या, यानी इन शॉर्ट क्या सीखा, हर कॉमन मैन रोजमर्रा की जो लाइफ सर्वाइव कर रहा है, सारे डील्स सारे प्रोविजंस किसके अंडर में आते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब सोचो कितने केस सिविल के आते हैं, 100 में से 80 केस पकड़ू इसके ही आए होंगे, यानी हर 100 में से जज के सामने 80 के सिविल जो केस होते हैं वो इसी के अंडर के ही पार्ट है एक्चुअली। अगर आपने किसी को अपनी गाड़ी यूज करने के लिए दी, क्या ही करने के दिया भाई, ठीक है कोई आता ना अपने घर पे, फिर गाड़ी देना, अपन बोलते ठीक है चल दोस्त लेके जा, और अगर उसने बाद में तोड़ बोल के दी तुमको और तुमने बोला ये क्या किया है, खराब करके दे दिया, बोलता मैं ऐसे की, बोलता ऐसे तूने किया, हो गई तू में, और जाके क्या करके आओगे, कंप्लेन करोगे कि नहीं करोगे, करोगे ना, तो वो भी किसके अंडर में आगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। यानी इन शॉर्ट हर 100 में से सिविल की 80 केसेस जो है, पुलिस वाला जो तुमको सुन रहा है, तुम्हारी दलीलें सुन रहा है, तुम्हारी एफआईआर लिख रहा है, वो इसलिए लिख रहा है क्योंकि हमारे पार्लियामेंट के अंदर सांसदों ने हमारे लिए कौन सा एक्ट खोला, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खोला, यानी ये जिंदा है, इसलिए आज हमारी दलीलें बेचारा जज सुनता भी है और उसके ऊपर कार्यवाही भी करता है। अब शुरुआत में क्या हुआ, जब इंडियन पार्लियामेंट में कलकत्ता के अंदर इंडियन पार्लियामेंट के अंदर 1872 में ये एक्ट जो पास किया गया, ये पास किया गया कि कॉमन पीपल जो डील करता है उसके लिए इंसाफ होना चाहिए, जस्टिस के प्रिंसिपल से ये एक्ट खोला गया। तो इसके अंदर बहुत सारे सेक्शन थे, कितने सेक्शन थे बताओ, अरे बोलो नालायक को, हाँ सब बता रहा हूँ, टेंशन मत लो, रुको, आज यहाँ से जाओगे सबको आ जाएगा गारंटी मेरी। सर क्या कर रहे हो, क्या कर रहा हूँ बताओ, लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, आंकड़े, वर्ली के आंकड़े थोड़ी ना, ये वर्ली क्या होता मालूम है, जुआ है, जुआ बेटा नहीं खेलना। ये है सेक्शन नंबर्स, जिसके बेसिस पर आपका जो क्या भूमि, आज से आंखें ऐसी छोटी क्यों गई है, थोड़ी बड़ी करना बेटा, है ना, हाँ रात को सोई नहीं थी क्या, बराबर सोई थी ना, हाँ ठीक है, यस। देखो बच्चे लोग सुनो, इधर इधर ए इकड़े वगैरह, हाँ तो क्या हुआ था, देखो हमारे जो पार्लियामेंट्री इंडिया के जो रूल बुक बनाई गई थी वो इस तरीके से क्राइटेरिया बनाई थी, कैटेगरी बनाई थी, कैटेगरी सेक्शन नंबर 1 से लेकर 75 तक के आपको जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। अभी जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है सर, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं पता, जनरल कॉन्ट्रैक्ट क्या बता रहे हो सर, सही कि नहीं। फिर सेक्शन 76 से लेकर आपको 123 तक के आपको सेल्स एंड गुड्स के रिगार्डिंग जो भी डील्स होती है, यानी बिजनेस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डील होती है, अरे बिजनेस में गुड्स और सेल होता है ना, तो सेल्स और गुड्स के रिगार्डिंग जो भी डील्स होती थी वो प्रावधान की थी 76 से लेकर 123 तक। फिर 124 से लेकर 147 तक के था इंडिमिनिटी एंड गारंटी। इंडिमिनिटी वर्ड पढ़ाया हुआ है एसपी में, याद है, नहीं पढ़ाया हुआ बेटा, इंश्योरेंस में पढ़ाया था इंडिमिनिटी, आगे पार्ट पीछे इंडिमिनिटी एंड गारंटी, यानी आज जो आप इंश्योरेंस वाले से इंश्योरेंस लेते हो ना बेटा, गारंटी किस लिए होगी, GUARANT ना, गारंटी। तो जो आप इंश्योरेंस वाले से इंश्योरेंस लेते हो ना, वो भी एक प्रकार का क्या है, इसी के अंदर में केस आता है, कौन सा केस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। यानी इन शॉर्ट अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी ने घपला किया या तुमने कोई घपला किया तो जो केस दाखिल होगा, जज फिर कौन सी बुक लेके बैठेगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, वो इसके अंडर में आता है सेक्शन, यहां से लेकर यहां तक। हाँ अभी आगे डिटेल बताऊंगा, टेंशन में तो धीरे धीरे आ जाएगा, आते आते आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक और बात सुनो,
जो मैं बता रहा हूँ आज भले आपको कुछ भी नहीं समझे, टेंशन मत लो, 4 दिन लगेंगे इतने, अगले 4 दिन तुमको बिल्कुल भी सोचना नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, 5वें दिन पे आ जाएगा गारंटी मेरी। क्लियर है? चलो हाँ, फिर उसके बाद 148 से लेकर 181 तक के सेक्शन जो है वो था बेलमेंट के पास। बेलमेंट, अब सर ये बेलमेंट क्या है? वर्ड सुना है कभी बेलमेंट? नहीं सुना है? प्लेज, प्लेज सुना है? प्लेज वर्ड, प्लेज तो वो था ना शपथ, है ना? बताओ प्लेज काके दिखा बेटा, बोल के दिखा, इट मीन्स, याद नहीं? वाह बेटा, किसको याद है प्लेज? नहीं याद है? याद है? बताओ। ये इंडिया के हमारे यंगस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर्स, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड, मानते हो ब्रदर एंड सिस्टर? हाँ, नालायक को देखा नहीं क्या, बुरी आंखें शुरू देखना, समझ गए तुम लोग? यस, ठीक है ठीक है, चलो इधर आओ। फिर सेक्शन 82 से लेके 182 से 238 तक की जो प्रावधान है वो एजेंसी के पास है, और सेक्शन 239 से लेकर 266 तक था वो था पार्टनरशिप्स के कॉन्ट्रैक्ट जो भी थे। यानी क्या सीखा? इस 266 सेक्शन के अंदर हर 100 में से 80 90 नहीं 95 90 केस तो पक्का होंगी। यानी जज ने सुना, हाँ बाबू बोल सिविल का है क्या, रुक 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 पहले मुख खोलू, हाँ अब लेके आओ दोनों को, चलो सुनो पक्षों क्या चल रहा। यानी हर 100 में से 90 की केस इसके अंदर आते। इतना इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, और इतने इंपॉर्टेंट एक्ट में कुछ लोगों की आंखें से वो हो जा रही, क्या हो जा रही? छोटी हो जा रही। बताओ गलत नहीं क्या ये? हाँ भूमि, गलत है ना? चलो एक दिन हमने क्या तुमको छुट्टी दिया, तुम्हारा तो रूटीन चेंज हो गया, क्या बात है। हाँ, तो हुआ इस तरीके से, देखो पिक्चर क्या है, पूरी पिक्चर समझ लो। तो हुआ इस तरीके से, इस कॉन्ट्रैक्ट इतना बड़ा हो गया था कि जज को क्या लगा, जैसे ही केस आती थी तो जज को तो बेचारे को 2-3 दिन ढूंढने में लगते कि ये केस का प्रावधान है कहाँ पे आखिर। क्यों पूछो क्यों? सोचो 266 रूल, सब रूल्स कितनी मोटी बुक होगी, तो इतना सब आप ढूंढे सही, इतनी हैंडराइटिंग तो फिर हुआ क्या, तब भी ना तो टाइम पे पीडीएफ नहीं होती थी ना, है ना, और पीडीएफ नहीं चलती ना कोर्ट में सब लिखा पड़ी है ना, इसलिए। तो फिर हुआ इस तरीके से, आखिर जज लोग भिन्न हो गए। क्या हो गए? भिन्न। तो उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने सांसदों को बुलाया आजादी के बाद। यानी इन शॉर्ट मैं आपको पूरी जर्नी बता रहा हूं, इसकी जर्नी। तो क्या हुआ, 1872 से जब ये एक्ट बना, ईयर 1930, हाँ 1930 तक के सब ऐसे ही चला कि हर केस बुक ढूंढो, हर केस बुक ढूंढो। तो एक दिन अचानक क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जज बहुत भिन्न हो गए होंगे, ऐसा मेरा मान के चलना है, मेरे को नहीं पता हो गए कि नहीं हो गए, भिन्न हो गए होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज में तो क्या है मालूम है तुमको, तो सबसे अपेक्स लेवल के जज होते। उन्होंने बोला सांसदों इधर आओ, सबको बुलाया, खाने पे बुलाया होगा शायद से, तो खाने बुलाया होगा सांसदों को, जैसे तुमको मैंने ट्यूशन क्लास में बुलाया यहाँ पे, और जज लोग आए होंगे, बोलेंगे नालायक हो तुम लोग कर क्या रहे हो। तो सांसद बोला सर क्यों, देश का संविधान के अकॉर्डिंग चला रहे, देश चला रहे, देखो इतना बड़ा देश, सोचो। बोला चला तो रहे हो लेकिन हमारी आफत कर दिया ना। बोला क्यों? बोला वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट खोल दिया तुमने, हमारे ऊपर सर कर दिया। पहले केस आती नहीं थी, अब केस छूटती नहीं है। समझा? नहीं समझा? पहले कोई केस दाखिल होती नहीं थी क्योंकि एफआईआर होती नहीं थी, क्योंकि एक्ट नहीं था। अब ऐसा कोई केस नहीं जो छोड़ते नहीं तुम, सब खून पी के बैठे हमारे। तो अब क्या हो रहा, अब हमको तकलीफ जा रही, तकलीफ क्या जा रही, तकलीफ क्यों कि बुक बहुत मोटी बना दी तुमने, पास कर दिया। तो सांसद लोग जो रूलिंग पार्टी पे वो होंगे 1930 में, शायद कांग्रेस ही होंगी अपनी। तो पूछा होगा सर क्या करना है, आपको दिक्कत कहाँ आ रही है? बोला ये हल्की करो। क्या बोला? क्योंकि व्यापारी भी आ रहा तो भी इसके अंदर केस ढूंढने पड़ रहे, क्योंकि देखो ये सेल्स और गुड्स के रिगार्डिंग बिजनेस बनाएगा ना यहाँ पे, रोने यानी समझे ना, रोने यानी क्या, केस दाखिल करने।
और कॉमन मैन भी आ रहा तो भी इसमें आ रहा। कोई बोलता सर इसने मेरा कुत्ता चुरा दिया, अब क्या हम ये देखते बेटे? हाँ सही कि नहीं? अरे समझ में आ रहा कुछ तुमको? कोई बोलता सर इसको मैंने अपनी वो मैं गया था बीवी के साथ कहां पे बीवी के साथ मैं गया था कश्मीर घूमने, तो अब मेरी गाय में इसको देके गया था। एक केस आई होंगी जज के पास, गाय देके गया मैं इसको, अब गाय मेरी प्रेग्नेंट थी तो उसने बच्चे दे दिया, कह दिया अब कश्मीर गाय तो लेके नहीं जाएंगे, और बच्चा दे दिया। तो मेरे पड़ोसी को मैंने गाय दिया रखने के लिए, तो बच्चा दे दिया, तो मेरे को फोन पे सुना उसने बच्चा हुआ है लड़का, अच्छी बात है यानी मेल गाय। तो फिर अब क्या बोलते मालूम नहीं उसको। तो फिर हुआ इस तरीके से, मैं खुश। तो जब आया वापस मतलब ला भाई, तो बोलता बच्चा दूंगा ही नहीं। मतलब ये क्या हुआ बच्चा दूंगा नहीं, मतलब बच्चा तो मेरा हो गया क्योंकि मेरे यहाँ घर में जन्म लिया उसने। अब आंसू वाला बोलता उसका कि ये बच्चा तो लकी है क्योंकि बच्चा घर में जन्म देना गाय का लकी होता है, ऐसा वास्तु में बोला है। तो अभी वो लड़ रहा, केस दाखिल कर दी, फिर मैंने ऐसा केस आ रहे। तो क्या ये अभी सुनते बैठने हमने, यानी हर केस इसी में आ रही, क्या है ये? हल्की करो बुक। क्या बोला उसने? किसने बोला? जजों ने बोला होगा किसको? हमारे सांसदों को। तो आखिर क्या हुआ? बोला सर इतनी सी बात, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसमें से कुछ एक्ट्स निकाल के सेपरेट एक्ट बनाए, कुछ सेक्शन निकाल के सेपरेट एक्ट बनाए बुक को हल्की करने के लिए। तो 1930 में यानी 1872 से लेकर 1930 तक के पिक्चर्स सब सेम चल रही थी। फिर हुआ इस तरीके से 1930 में उन्होंने सेक्शन 76 से लेकर 123 जो बिजनेसमैन के लिए आते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन मोस्टली इस सेक्शन में आते थे। अरे गुड्स से डील करने वाले और सेल्स से डील करने वाले बिजनेसमैन आएंगे ना, उनके लिए एक अलग से एक्ट बनाया। 1930 में इसको पास किया, नाम था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सोगा बोलते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और आज भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये जो पन्ना है बुक से निकालकर एक अलग से बुक बिल पास किया पार्लियामेंट में, 2 पार्लियामेंट में, और फिर जाके इसको नया एक्ट रिकॉग्नाइज किया। यानी क्या हुआ, जजों का थोड़ा बहुत लोड हट गया। आज क्या हुआ, अब क्या हुआ? फिर जज 1930 के बाद क्या हुआ भरत? 1930 के बाद जजों के सामने जब भी केस आती तो पूछते घरेलू केस है या आपस का है कि बिजनेस का है? बिजनेस का है, रुक जा। तो बिजनेस के लिए नई छोटी बुक खोली उन्होंने। कौन सी नई छोटी बुक खोली? सोगा। सोगा, इसको सोगा बोलते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। बोलो क्या बोलोगे आज के बाद? सोगा याद आएगा? हाँ, सीए सीख रहे हो ना, उसकी लैंग्वेज सीखो फिर। हाँ, तो सोगा जो आया, सोगा का पैदाइशी कहां से हुआ? सोगा का पैदाइशी हुआ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से। सेक्शन नंबर कौन सा लिया गया है बेटा? 76 से लेकर 123 तक। याद रहेगा? पूछो क्यों पढ़ा रहा हूं? शौक चढ़ा मेरे को? क्योंकि तुमको सोगा भी पोर्शन में है, इसलिए। समझा आपको? रखा तो अच्छी बात है, नहीं रखा तो चलता, कोई इशू नहीं है। मैं तो तुमको दे रहा हूं सब कुछ, तुम ले पा रहे तो ले लो, ठीक है? समझा आपको क्लियर? फिर हुआ इस तरीके से, आगे हुआ इस तरीके से, जजों की मस्ती और बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने लगी पूछ? अब उनको मस्ती आ गई थी ना, भाई ये तो हमारे बोलने पर कुछ भी कर रहे, चलन दो, ये जितना ये काम करेंगे, झगड़ेंगे, मरेंगे आपस में, उतना हमारा काम हल्का होगा। फिर जजों ने फिर से बुलाया, किनको? सांसदों को, और बोला और बुक छोटी करो, केसेस ढूंढने में तकलीफ जा रही, आंखों का नंबर बढ़ गया है हमारा। तो फिर उस तरीके से सांसदों ने कोई बात नहीं, बोलो कौन सा है? बोला ये पार्टनरशिप की डीलिंग हटा दो ना पूरी, यानी जो बिजनेस पार्टनरशिप में हो रहे थे ना, वो पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आते थे। फिर 1932 में ये पार्टनरशिप से रिगार्डिंग जितने भी डील्स थे, जितने भी यानी पार्टनरशिप की दुकानें जितनी भी होती थी, वो पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रजिस्टर होती थी। कहां होती थी बच्चा लोग? एक्ट में। लेकिन क्या हुआ, सांसदों ने फिर बेचारे जजों के लिए लड़ मर के, झगड़ के, आपस में रूलिंग पार्टी अपोज पार्टी, ये फेंकना वो फेंकना, चलाओ, और आखिर जीत गए। क्या जीत गए?
रूलिंग पार्टी ने आखिर अपना काम किया कि जो सेक्शन नंबर 239 से लेके 266 सेक्शन थे वो हटाकर एक नया एक्ट खोला। 1932 की बात है और वो खोला इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी आज जो तुम अपने पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करते हो इतनी चाव से 12th में और फाउंडेशन में भी करोगे, और जितनी भी पार्टनरशिप की दुकानें चलती है वो जो एक्ट बना वो किस में से पैदा हुआ? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से पैदा हुआ। और आज भी ये दोनों जो सेक्शंस है ये निकाल दिए गए और फिर बुक हल्की हुई, जज हो गए, बोले अब चलन दो, कोई इशू नहीं है। तो अब क्या हुआ? अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में से हर 100 में से 70 केस 60 केस बने लगे। यानी फिर क्या हुआ? बंटवारा हो गया और इस तरीके से एक एक्ट से 2 एक्ट पैदा हुए। अब कब हुए, क्या हुए, सबको समझ में आ गया बच्चे लोग? पक्का? अब हम बात करते हैं हमारे एक्ट की। यानी आपको फाउंडेशन में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी है और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी है। यानी इन शॉर्ट अगर आपने ये पूरा पढ़ लिया तो आपके 3 एक्ट तो ऐसे हो जाएंगे, लेकिन ये 3 एक्ट एक साथ नहीं पढ़ेंगे, अलग अलग है, क्योंकि आज भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बीच के सेक्शन और आखिरी के सेक्शन निकाले दिए गए। यानी आज मात्र कितने सेक्शन रह गए बोलो? हाँ 4। कैटेगरी नहीं पूछा, टोटल सेक्शन किनके बताओ नालायक हो? 4 5। देखो सेक्शन 1 से लेकर 75 हो गए, 75 से लेकर 123 गायब कर दो, टोटल मिला कर बस। हाँ तो देखो जितने भी गए वो प्लस माइनस करते बैठना, ये तुम्हारा कल का टास्क है ना। टोटल अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कितने सेक्शन है वो तुम मुझे बताओगे, ठीक है? डन? पक्का? पास? ओके। अब जैसे कि हमारे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का जो हीरो है, हीरो कौन है? अरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का हीरो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है क्या? कॉन्ट्रैक्ट है ना भाई, कौन है? सिंपल है ना। अरे भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में हो रहा क्या है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा ना, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वर्ड क्या है? तो आज से हम उसको शुरू कर रहे हैं पढ़ाना। अब अगले 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट आपको कॉन्ट्रैक्ट की ओर समझेंगे। और एक और बात सुन लीजिए, ये कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आज नहीं आएगा। पूछो क्यों? ये एक वर्ड समझने के लिए आपको कम से कम 15 to 20 डेज लगेंगे अच्छे से। यानी अगले 10 से 15 से 20 दिन बिल्कुल सोचा नहीं कि उनको आएगा। और ये एक वर्ड सिखाते सिखाते ही मैं आपको पूरा एक्ट सिखा दूंगा। हाँ पूछो क्यों? पूछो क्यों? अरे जितना भी तुम पढ़ोगे सब में कॉन्ट्रैक्ट ही है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तुमको पढ़ा दिया कि अंदर के ये सब अपने आप पढ़ लिए अपन ने, तो इसलिए पहले पूरा घूमना पड़ेगा, फिर तुमको एक वर्ड समझेगा, हीरो। बोलो क्या? कॉन्ट्रैक्ट। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एक दिन में आने वाला कंसेप्ट नहीं है। अगर मैं तुमको ऐसे ही ऊपर ऊपरी पढ़ाऊं तो आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं आता बेटा। इसमें बहुत सारे अभी केसेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? केसेस। मजा आएगा बहुत, हर पॉइंट पे केस, हर पॉइंट पे केस। ठीक है? क्लियर पिक्चर? समझा? हाँ शुरू करें, चलिए। सो अभी कॉन्ट्रैक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे भाई? तो अगर मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट वर्ड बोलूं तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, लिखिए, कॉन्ट्रैक्ट को अगर मैं एक वर्ड में डिफाइन करूं तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। लिखो मत, देखो, सुनो, नोट्स मिलेगी आपको पूरी। हाँ तुम्हारे साथ तुमको लिखना, लिखो। अब इतना से पढ़ा दिया तुमको क्या सुना जरा बताओ। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के लिए पहले हमको एक वर्ड बताओ। अच्छा क्या बोल रहा है वो? बोलो नालायक हो। हाँ अब कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आ जाएगा क्या? पूछो क्यों नहीं? आज आपको केवल 15 या 20 मिनट में जो मैं सिखाऊंगा आपकी और सेशन चलेगा अपना, उसमें एग्रीमेंट वर्ड तुमको आ जाएगा, गारंटी मेरी। और एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट वर्ड आना थोड़ी है। पूछो क्यों? क्योंकि पहली लाइन ही बोलती है एग्रीमेंट, यानी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पहले एग्रीमेंट करना है। क्या करना है पहले? और ये एग्रीमेंट क्या है तो पहले आज हम वो समझेंगे। ठीक है? एकदम स्लो। देखो सेंसिटिव बैच है, कोई रिवीजन बैच नहीं ले रहा मैं, इसलिए थोड़ा स्लो ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? स्लो। हाँ लास्ट में एक 3-4 घंटे की ब्रह्मास्त्र बैच ले लेंगे। यानी क्या? पूरा जब आपका एग्जाम टाइम आएगा ना, एग्जाम टाइम के पहले हम 4 घंटे के अंदर पूरे कंसेप्ट आपको ले लेंगे। क्लियर पिक्चर?
समझा? यानी उस तरीके की मैं आपको प्लानिंग करके दे रहा हूँ पूरा, यानी इन शॉर्ट 4 घंटे वो मेरे साथ रहना, 5 घंटे जो भी लगेगा आपका पूरा लॉ तैयार। लेकिन फिर मैं बोलता हूँ लॉ समझाना मेरा काम है, वो तुम्हारे खून में आ जाएगा, लेकिन उसको लिखने तुम्हारा काम है, इसलिए लिखने की प्रैक्टिस ज्यादा करो। समझा? पक्का? हाँ। सो एग्रीमेंट कैसे बनता है, चलो देखते हैं पहले। देखो अब उसके लिए एक डायग्राम है, वो बनाएंगे पहले। आज वो डायग्राम पूरी नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा, अधूरी कराऊंगा, फिर मैं आपको पूरी कराऊंगा, ठीक है? तो पहले डायग्राम मान लेते हैं। तो अभी ये डायग्राम आपको बताएंगी व्हाट इज एग्जैक्टली एग्रीमेंट। सुनो, मैं पहले एग्रीमेंट को इंग्लिश में पहले पढ़ता हूं कि एक्चुअली देखो कॉन्ट्रैक्ट आने के लिए सबसे पहला कंटेंट आना थोड़ी है, बोलो क्या? एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट क्या है? तो अगर मैं एग्रीमेंट को अगर मैं सिर्फ एक वर्ड में डिफाइन करूं, यानी एक स्टेटमेंट में डिफाइन करूं, तो एग्रीमेंट यानी क्या होगा? एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ये लाइन को ही आज हमें समझाना है एग्जाम्पल्स के साथ। क्या करेंगे बच्चे लोग? एग्जाम्पल के साथ। समझा आपको? क्लियर? देखो सुनो क्या हुआ। देखो एग्रीमेंट जो है ना, एग्रीमेंट के लिए क्या क्या लगता है? एग्रीमेंट के लगता है प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस यानी प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट। अब इसका मतलब क्या है सुनिए, देखो जरा ध्यान दो। देखो जब भी आपको कोई प्रस्ताव डालता है, प्रस्ताव ने प्रपोजल, ऑफर, प्रपोजल को आप ऑफर भी बोल सकते हो, और उस ऑफर को अगर किसी ने एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है, रेडी, तो इट बिकम अ प्रॉमिस। और वो प्रॉमिस के अंदर अगर कंसिडरेशन आ गया तो वो टू वे प्रॉमिस हो गया, यानी सेट ऑफ प्रॉमिस, और वो सेट ऑफ प्रॉमिस बन जाता है एग्रीमेंट। और यही इंग्लिश में लिखा हुआ है, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट। और सेट ऑफ प्रॉमिस अपने आप दो पार्टी के बीच में कंसिडरेशन लाता है। अब सबसे पहले बताओ कंसिडरेशन का क्या मतलब? सुनो, अब कंसिडरेशन को बहुत डिटेल में पढ़ना है। पूछो क्यों? अरे पूछो ना लायक, क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जिससे बनता है, सुनो, कॉन्ट्रैक्ट जिससे बनता है उसकी एक एक कंडीशन आपको डिटेल में पढ़नी है। अब बताओ कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट तो बच्चा हुआ, कौन हुआ? अरे कौन हुआ? तो उसके कंटेंट भी तुमको डिटेल पढ़ाया और उसी को एक एक चैप्टर में तुमको दिया गया, यानी एक एक वर्ड आपको एक एक चैप्टर है। अभी तो समय ऊपर ही चल रहा हूँ, इसलिए लॉ पढ़ रहे हो अपने आप में अनोखा सब्जेक्ट, लेकिन एक बार तुमने पढ़ लिया तो तब मजा आएगा, पूछो ही नहीं। बट समझते रहना, क्या करना? बस तुम्हारा एक ही काम है, यहाँ पे अपनी आंखें खुली रखो, अपने कान, अपने आंख, अपने जो भी सेंसर है सब खुले रखो, बस समझते रहो, डेफिनेटली आ जाएगा, गारंटी मेरी। और इस तरीके से तुमको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि तुमको देखकर ही समझ में आएगा कि यार हमने क्या लिखना है पेपर में। ठीक है? क्लियर? हाँ। अब सुनो, व्हाट इज, पहले एग्रीमेंट के पहले प्रॉमिस समझते। प्रॉमिस क्या है? क्यों पूछो क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट, देखो कॉन्ट्रैक्ट के लिए पहला चाहिए एग्रीमेंट, क्या चाहिए? और एग्रीमेंट के लिए पहले चाहिए प्रॉमिस। तो पहले प्रॉमिस समझने, इन्हें पहले बच्चे को समझेंगे, फिर पापा को, फिर दादू को। समझा? समझा बच्चे लोग? हाँ। तो पहले प्रॉमिस क्या है? सुनो, प्रॉमिस हम किसी को भी करते हैं। प्रॉमिस यानी क्या? जब आप कोई चीज का प्रस्ताव दे रहे हो, वो प्रस्ताव का अगर वो प्रस्ताव को आपने एक्सेप्ट कर दिया, इट बिकम अ प्रॉमिस। प्रॉमिस हो गया। एग्जांपल दूं, क्या हुआ, मजाक में क्या हुआ, आज क्या हुआ, देखो एक एग्जांपल दे रहा हूं, कोई माइंड नहीं करेगा, केस स्टडीज यहीं पे चलेंगे। अब क्या हुआ, सपोज गर्ल्स में होता है, गर्ल्स में क्या होता है, कोई गर्ल्स एकदम घमंडी होती है, कोई गर्ल्स अच्छी होती है डाउन टू अर्थ में। तो क्या हुआ, नम्रता सपोज डाउन टू अर्थ थी और भूमि बहुत घमंडी थी। दोनों आपस में नए ट्यूशन क्लास से मिले। नम्रता का बर्थडे था, क्या था, और भूमि बहुत अमीर थी, कार में आती थी। अब हुआ इस तरीके से, अब नम्रता ने क्या किया, नम्रता ने सबको आज बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट किया कि शाम को मेरे घर पे पार्टी है, आना। लेकिन भूमि थोड़ी अगाऊ थी, यानी अगाऊ मतलब घमंडी टाइप थी, ईगोइस्ट, और उसको बोला। तो भूमि ने क्या किया, भूमि को बोला कि भूमि आज मेरा बर्थडे है तो आना। सही कि नहीं, है ना? हंसो मत, सही। चालू हो गया केस स्टडी ना। तो फिर हुआ इस तरीके से, तो भूमि ने बोल दिया ठीक है। अब आपको तो मालूम है अमीर लोग किसकी सगे नहीं होते क्या?
नहीं होंगे। अब तुम अमीर बनोगे तो तुम सगे होंगे क्या? तुम बोलोगे हाँ हमको सर ने पढ़ाया, कुछ नहीं, गिनोगे भी नहीं, सही कि नहीं? तो फिर हुआ इस तरीके से। तो फिर भूमि ने बोला ठीक है आ जाऊंगी, कोई बात नहीं, और यहाँ से अपनी कार में कार खोला आधा और बोला ठीक है आ जाऊंगी, और कार में बैठा, कार बंद और गई, जैसे पिक्चरों में होता है, दिखाऊंगा आपको तुमने। अब शाम हो गई। अब बताओ, तुम बताओ, सबसे पहले बताओ, क्या भूमि ने, सुनो समझो उस चीज को, हाँ, भूमि ने जब क्या नम्रता ने ये प्रपोजल दिया प्रपोजल, और प्रपोजल देने के बाद भूमि ने उसको एक्सेप्ट किया, तो इज इट प्रॉमिस और नॉट? ये प्रॉमिस हुआ। क्या हुआ? ये प्रॉमिस हुआ। लेकिन क्या ये प्रॉमिस एग्रीमेंट बन सकता है क्या? नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि इसमें कंसिडरेशन नहीं है। अब सपोज कल को अगर सपोज भूमि नहीं आती है, तो पहला क्वेश्चन ये रहेगा, क्या नम्रता भूमि के लिए एफआईआर दर्ज कर सकती? क्या पहला क्वेश्चन क्या है? क्या नम्रता पुलिस वाले के पास जाके पूछ सकती क्या कि भूमि ने मुझे कहा था मैं बर्थडे पे आऊंगी, प्रॉमिस किया था, लेकिन वो नहीं आई है, सर आप मेरी एफआईआर लिखो। पहली फुर्सत से ही पुलिस वाला बोलेगा जा, लगता है बर्थडे में कुछ ज्यादा हो गया। एम आई राइट और रॉन्ग? क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि ये सोशल प्रॉमिस है। क्या ये? भाई मेरी इच्छा है मैं आऊं तो आऊं, नहीं आऊं तो कोई मेरे को फाउंडेशन थोड़ी ना कोई, सही कि नहीं? तो इट इज ओनली प्रॉमिस। क्या हुआ? ये प्रॉमिस। ये सेट ऑफ प्रॉमिस नहीं हुआ, टू वे प्रॉमिस नहीं हुआ। पूछो क्यों? टू वे प्रॉमिस में कंसिडरेशन चाहिए, और कंसिडरेशन का मतलब है दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ मिलना। अब बताओ एक बात सुनाओ, नम्रता के बर्थडे पर अगर भूमि आती थी तो दोनों को क्या मिला था पता नहीं, इसमें कुछ था ही नहीं कुछ मिलने वाला, तो ये काहे के लिए कंसिडरेशन हुआ? इसलिए ये प्रॉमिस हुआ। क्या हुआ? ओनली। तो प्रॉमिस हम किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन उस प्रॉमिस के लिए आप केस दाखिल नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो एग्रीमेंट भी नहीं है, और एग्रीमेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तो वो केस रजिस्टर होने के लिए कैपेबल नहीं है। मेरी बात सबको समझ आ रहा है? यानी अभी तक मैं ऊपर गया ही नहीं हूं, अभी तक मैं छोटी सी बात कर रहा हूं, प्रपोजल एक्सेप्टेंस। यानी आप प्रपोजल एक्सेप्टेंस किसी का भी करते हैं, प्रॉमिस आप किसी का बना सकते हो। आपको मैंने जैसे एग्जांपल अभी क्या हुआ, मैंने बोल दिया तुम क्लास में क्लास रहा था, तुम मस्ती कर रहे थे, तो मैं तुमको मजाक में बोल दिया कि चलो अभी शांत बैठूंगे 20 मिनट आराम से, तो तुमको मैं पार्टी दूंगा, बस राठी के समोसे दूंगा, खिलाऊंगा, मैंने बोल दिया, और इस चक्कर में बच्चे शांति बैठ गए। मैंने प्रस्ताव दिया, तुमने एक्सेप्ट कर दिया, शांत बैठना है भाई 20 मिनट, क्योंकि सर राठी के वो लाएंगे, क्या लाएंगे? समोसे, फेमस। 20 मिनट हो गए, मेरा एग्जाम्पल सॉल्व करना हो गया, हैव अ नाइस डे, टेक केयर बोल दिया मैंने, मैं यहां से निकल गया, और निकल गया तो तुम मुझसे अब तुम पुलिस जाके मेरे लिए केस नहीं कर सकते कि सर ने हमको राठी वाले के समोसे बोले थे। मैं कोई बंधा हुआ नहीं हूं। पूछो क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई कंसिडरेशन थोड़ी ना है। हाँ, आपको इतना क्लियर? एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है, समझा आपको क्लियर? इट इज ओनली प्रॉमिस। क्या था वो? तो प्रॉमिस हम किसी को भी करते हैं। एग्जाम्पल दो, तीसरा एग्जाम्पल बहुत सारे, तुम बोलो कितने एग्जाम्पल है। अब क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, एक हस्बैंड वाइफ थे, हस्बैंड, अब क्या हुआ, दक्ष की शादी हो गई, दक्ष एक दिन थका आ रहा, तू घर पे गया तो वाइफ तू में शुरू हो गई, ऐसा कर रहे हो, ये कर रहे हो, घुमाने भी चल रहे नहीं हो, लेके नहीं चल रहे हो, बस घर में बैठ के बस चकला बिना चला रही शुरू हो गई। बेटा केस स्टडी जितनी मजे सुन रहे हो ना, उतना अंग्रेजी में लिख के भी आना मेहरबानी करके। हाँ, और आगे दक्ष ने बोल दिया ठीक है ना भाई, माइंड मत कर, अगले महीने चलते हैं कश्मीर घूमने, बस शांत, वाइफ शांत, अरे खुश। फिर जो नहीं जाना था वो भी खिलाने लग गई, ये खा के देखो जी। अब बताओ, इट्स अ प्रॉमिस ऑल्सो। क्या था ये कि हस्बैंड ने बोला अगले महीने चलते, वो एक्सेप्ट कर दिया, वो मान गई, हाँ ठंडी हो गई, ठीक है, तो प्रॉमिस है। क्या ये भी प्रॉमिस है? लेकिन क्या अब अगले महीने अगर सपोज दक्ष नहीं लिख गया, दक्ष को बिजी काम आ गया, तो क्या पहला क्वेश्चन ये है कि दक्ष की वाइफ उसके ऊपर केस कर सकती क्या? और पुलिस वाले क्या वो केस लेंगे क्या? क्योंकि वो ओनली प्रॉमिस है। क्या है? ओनली वो। समझा आपको क्लियर बच्चा लोग? सिर्फ प्रॉमिस आप किसी को भी चूना लगाने के लिए कर सकते हो, यानी शांत बैठाने के लिए कर सकते हो। समझा आपको क्लियर? पक्का? अच्छे डॉट, अच्छा ओके।
लेकिन अब उस प्रॉमिस के अंदर टू वे प्रॉमिस अगर हो गया तो उसके अंदर एक फैक्टर आता है, वो है कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन आने के बाद वो एग्रीमेंट बन जाता है। कैसे? देखो ध्यान दो, सुनो। एग्रीमेंट के अंदर कंसिडरेशन को ज्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन टू वे प्रॉमिस लीड्स टू कंसिडरेशन। एग्जांपल नंबर देखो, सपोज क्या हुआ, सपोज मेरे को अपनी एक गाड़ी बेचनी थी, एक्टिवा 5G की 4G थी, पता नहीं कौन सी थी, जो भी बेचनी थी, बेच दी मैंने वो। हाँ, अब 5G थी, सुनने वाली बात समझो उस चीज को। अब 5G थी एक्टिवा, बेटा देख मुझे नहीं कर रहे, हम लॉ पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे, लॉ। हाँ, अब क्या हुआ, बस 5 दिन छुट्टी दे रहा तुमको मैं, जाओ घर पे। अब हुआ क्या, इस तरीके से आज स्टेटमेंट्स याद रहेगी, एग्जांपल्स देने के बाद मैं बार बार स्टेटमेंट रिपीट करूंगा। देखो लॉ में मैं बार बार रिपीटेशन करूंगा स्टेटमेंट्स, ये मेरा एक प्रोटोकॉल है। अभी सुन लो, मैंने जो देखा ना, लॉ के अंदर जो तुमको स्टेटमेंट याद जितनी रहेगी उतना तुम ज्यादा लिख पाओगे उस पर। हाँ, तो हुआ क्या, देखो सुनो मेरी बात ध्यान दो। मैंने क्या किया, एक दिन मेरे को लगा कि मेरे को ओला लेना चाहिए। ओला क्या चाहिए, ओला, जमाना ओला का है, चला पैसा भी है, लेकिन पुरानी वाली मेरी माँ है ना, बोलती पहले पुरानी चीजें बेच, नहीं तो लेने दूंगी नहीं, खून पी लेती मेरा। लिटरली ऐसा नहीं कि मैं पुरानी एक्टिवा रख के मैं ओला नहीं देता, आई एम कैपेबल ना, मैं हूँ कैपेबल अच्छा खासा, लेकिन क्या हुआ, मेरी माँ मेरा खून पी लेती है। बेटा अगर तूने नई चीज लिखी और पुरानी चीज तेरे यहाँ से नहीं गई तो फिर देखना। इवन एक बोर्ड भी है, ये बोर्ड भी एक्चुअली, यानी अगर मैं कल को नया सिस्टम लाना चाहूंगा ना, तो मेरी माँ मेरा खून पी लेंगी अंदर, पहले पुराना सिस्टम बेच, साकार कर, क्या कर, उसका फुलफिल कर। तो मेरे को ओला लेने की इच्छा थी, मम्मी को बोला मम्मी ओला चाहिए, पुरानी वाली बेच, एक्टिवा क्या करेगा, घर में खिचड़ी बनेगी गाड़ियों की, 2 लोग चलाने वाले हो, 3 गाड़ियां, इतनी रईसी आ गई है तेरे अंदर, वो भोपाल में फिर 4 लाख के 8 लाख कर देगी ना। तो मैंने ठीक है मम्मी कोई बात नहीं, मैंने व्हाट्सएप पे डाला आई वॉन्ट टू सेल माई मोपेड 47,000, और यहां से फोन आना शुरू हो गई, सर हमको चाहिए 1 एंड है, सर की गाड़ियां है, कोई इशू नहीं है। और इतने में क्या हुआ, मैंने 47,500 में फाइनली भरत को बेचना माना कि हाँ ठीक है चलो मैं रेडी हूँ। अब बताओ, ये भी एक ऑफर था, क्या था ये ऑफर। और भरत आया, भरत ने मेरी गाड़ी देखी, और भरत ने गाड़ी देखने के बाद बोला कि भरत सर मैं रेडी हूँ आपका, डन, ये लो 1000 रुपए टोकन, टोकन यानी डील फिक्स, क्या हो गई, डील फिक्स हो गई। अब वो डील जो फिक्स हो गई, अब वो प्रॉमिस भी है और सेट ऑफ प्रॉमिस भी है। पूछो क्यों, क्योंकि वो प्रॉमिस के अंदर कंसिडरेशन आ गया, क्या आ गया, दोनों पार्टी को मिल रहा, मेरे को मिलेंगे 47,500 और उसको मिलेगी मेरी एक्टिवा 5G एक्टिवा। तो बताओ ये भी एक प्रॉमिस है, क्या ये, लेकिन ये प्रॉमिस टू वे प्रॉमिस है। कैसे बताओ कैसे, देखो सिंपल है, टू वे प्रॉमिस इसलिए बोल रहा हूं कि सर को मिलेंगे भरत से नोटा कितने, 47,000 रुपीज, और सर से भरत को मिलेगा, बेटा थोड़ा ड्राइंग खराब है मेरे, हाँ लेकिन समझ लो, जो भी है बेटा इस पे काम चलाओ। एक्टिवा 5G भी है मिलेगी मेरे यहां से। तो बताओ इन दोनों पार्टी को कुछ मिल रहा, दोनों पार्टी को कुछ मिल रहा। तो मैंने एक प्रॉमिस किया कि भरत आई प्रॉमिस टू गिव माई एक्टिवा टू भरत, एंड भरत प्रॉमिस टू पे 47,000 टू मी, सो इट इज टू वे प्रॉमिस, इट इज नोन एज सेट ऑफ प्रॉमिस। क्या बोला, और 47,000 इज consideration for me and bike is consideration for भरत। तो दोनों पार्टी को कुछ मिल रहा है, एक कंसिडरेशन है। सुनो, ऑब्जेक्ट यानी क्या, जिसके डील के बदले में तुमको मिल रहा है कुछ, वो तुम्हारे लिए कंसिडरेशन, और जो तुम दे रहे हो वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट, क्या हुआ तुम्हारा, और जिसको समझ गए तुम लोग, यानी इन शॉर्ट देखो सुनो, 47,000 is a consideration for me and a bike is an object for me, and on the behalf of Bharat 47,000 is an object for Bharat and bike is a consideration for Bharat, यानी एक ऑब्जेक्ट है एक कंसिडरेशन है।
जब दोनों पार्टी को कुछ तो कुछ मिल रहा है, इट इज सेट ऑफ प्रॉमिस। क्या हुआ, दोनों ने आपस में प्रॉमिस किया कि हाँ 47 में मैं तुझे दूंगा। अभी भले अलग बात है कि मेरे को उसने पूरे पैसे नहीं दिए, लेकिन 1000 रुपए देकर उसने मेरी बाइक बुक कर दी कि अब ये गाड़ी में किसी को बेचता नहीं हूं। इट इज नोन एज सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन नोन एज एग्रीमेंट। इट इज एग्रीमेंट, ये एक एग्रीमेंट है और ये एग्रीमेंट है, तो अब ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। कब, जब और भी बहुत सारी कंडीशन फुलफिल होंगी। सो व्हाट इज द डिफरेंस प्रॉमिस एंड एग्रीमेंट, समझ में आ गया आपको, समझ आया। अब 3-4 मैंने केसेस बताए, उसमें जब मैंने आपको ये बातें बताई कि बर्थडे पे बुलाना, ये करना वो करना, ये सोशल एग्रीमेंट में आते, कहां आते, और सोशल एग्रीमेंट जो है वो प्रॉमिस बनते क्योंकि उसके अंदर क्या मिसिंग है, कंसिडरेशन। इसलिए देखो कंसिडरेशन का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, एन एग्रीमेंट इज एवरी प्रॉमिस, क्या बोल रहा वो, और सेट ऑफ प्रॉमिस, और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग, जो क्या बनाए, कंसिडरेशन बनाए, उसको अपन बोलेंगे एग्रीमेंट। अब सर कुछ लोगों की धारणा ऐसी है कि प्रॉमिस को भी एग्रीमेंट बोलते हैं तो चलता है, लेकिन वो एग्रीमेंट जो है वो कभी इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं बनेगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट बनने की स्टेज पे जाएगा नहीं। जिस एग्रीमेंट के अंदर क्या होगा, कंसिडरेशन होगा, वही एग्रीमेंट आगे कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कैपेबल है। अभी और उसमें और कंडीशन फुलफिल करनी है। सो आज के बाद अगर पूछना व्हाट इज एग्रीमेंट, तो क्या बोलोगे, बोलो एग्रीमेंट मींस एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग यानी जो बनाए, क्या बनाए, कंसिडरेशन वाले दोनों पार्टी को मिलना, नोन एज एग्रीमेंट। बस एग्रीमेंट की डेफिनेशन यही है। तो आज आपने एक वर्ड, एक मीनिंग डेफिनेशन सीखी। ये डेफिनेशन मैंने अपने मन से लिखी भी नहीं है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर दिया हुआ है। और मजे की बात क्या है, एक एग्रीमेंट के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। कौन, बोलो कौन, ऑफरर और ऑफरी। ऑफरर और ऑफरी कौन होते हैं, ऑफरर और ऑफरी, ऑफरर यानी जो ऑफर दे रहा है, और ऑफरी यानी जो एक्सेप्ट कर रहा है ऑफर को। यानी क्या सीखा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस ऑफ दैट ऑफर, इट बिकम अ एग्रीमेंट। क्या बोलोगे, और प्रॉमिस, क्योंकि प्रॉमिस को भी एग्रीमेंट बोल सकते हैं, लेकिन वो एग्रीमेंट कैपेबल नहीं है किसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। आपको कंफ्यूजन तो कुछ नहीं हो रहा ना, पक्का अच्छे से एक एक लाइन के ऊपर, एक एक वर्ड के ऊपर आपको एक एक केस स्टडीज दी जाएंगी, एक एक वर्ड के ऊपर। इसलिए मैं थोड़ा धीरे चलना चाहूंगा। सबसे ज्यादा मार्क्स इस पे, इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स है आपके, इसलिए थोड़ा आराम से चलेंगे। क्या चलेंगे, अब सर कौन सा एग्रीमेंट फिर कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, तो एग्रीमेंट मैंने आपको समझा दिया, ऐसे मेरे को लग रहा है, लेकिन एक एग्रीमेंट, वैलिड एग्रीमेंट बनाने के लिए और कितनी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी वो आगे आपको बताया जाएगा। और कौन सा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ। अभी इन्फोर्सिबल बाय लॉ, ये इन्फोर्सिबिलिटी क्या है, ये इसको बनाने के लिए हमको एक नहीं कम से कम 8 से 9 सेशन लग जाएंगे। कितने, इन्हें मैं आपको कर रहा हूं 10 सेशन आपको सिर्फ एक वर्ड समझाने में लगेंगे कॉन्ट्रैक्ट, और ये 10 सेशन में ही आपका आधे से ज्यादा काम हमारा हो जाएगा, ये गारंटी मेरी। इसी के साथ मेरा आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। कल सेम टाइम मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।